हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसी के लिए जो एग्जाम होने वाला है 29 जून को, उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बस आपको करना क्या है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अपना मोरल जो है उसको बूस्ट रखना है, बाकी सब अच्छा होगा। चलिए, तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें कि हम साइन सिम्टम्स पढ़ रहे थे। हमारा जो चैप्टर हमने लिया हुआ है उस साइन सिम्टम्स की कड़ी में ही हम जो अब नेक्स्ट जो हमारा जो सिम्टम्स हम पढ़ेंगे वो होगा डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं थॉट के बारे में वो हमने अभी पढ़ने हैं। हमने जो अभी तक पढ़ लिए हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस, मोटर एक्टिविटी एंड परसेप्शन के डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो हम बात करें कि हमारा जो थॉट है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या है आपका फर्स्ट, फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, सॉरी, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, कि जो थॉट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारा कोई भी, हमें जो एक थॉट हम बात कर रहे हैं या फिर हम कोई भी एक जो सेंटेंस बना पाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। हमारे आइडिया आएगा, सबसे पहले कोई एक आइडिया आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो आइडियाज हैं वो आते जाएंगे और मिक्स होते जाएंगे, एंड फाइनली जाके वो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा थॉट की प्रोसेस है कि हमें एक पहले आइडिया आएगा, उसके बाद उस आइडिया के रिगार्डिंग हमें और कंटिन्यूस में आइडिया आते जाएंगे और वो एक साथ हमारे पास कंबाइंड होते जाएंगे और फाइनली हमें एक हमारा जो हम बोल पाते हैं या फिर हम जो एक सेंटेंस तैयार करते हैं वो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। पहला आपके पास फॉर्मेशन लेवल, मतलब यहाँ पे आपके पास सिंगल आइडिया आया। ठीक है, क्या आया यहाँ पे, सिंगल आइडिया। प्रोग्रेशन लेवल में क्या हुआ, वो जो आइडिया है वो क्या हुए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। जो आइडियाज आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश अब वो कर रहे हैं। पहले यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, सिर्फ एक सिंगल आइडिया का। वो सिंगल आइडिया धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करते हुए और फिर फाइनली हमें एक कंटेंट दे देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक पूरा सेंटेंस आ गया है, जिसको हम अब अच्छे से आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो थॉट है वो कैसे काम करता है। क्लियर है? हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं या फिर हमारे अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, तो वो कौन कौन सी स्टेजेस से कवर होके आ रहे हैं, कौन कौन सी स्टेजेस को पूरा करते हुए आ रहे हैं। पहली स्टेज फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल का मतलब है किसी भी आइडिया का फॉर्मेशन होना। ठीक है, सिंगल आइडिया यहाँ पे फॉर्म होता है। प्रोग्रेशन लेवल में क्या होता है कि जो आइडियाज आ रहे हैं वो सारे आइडियाज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसमें और जो आइडियाज है वो कंबाइंड होते रहते हैं। और कंटेंट लेवल मतलब हमें एक ऐसा कंटेंट मिल गया है जिसको हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमें यही चीज देखनी है कि इन लेवल पे क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। फॉर्मेशन लेवल पे क्या हो सकते हैं, प्रोग्रेशन लेवल पे क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, एंड कंटेंट लेवल पे क्या डिसऑर्डर होंगे। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट हमारा फॉर्मेशन लेवल के डिसऑर्डर्स के बारे में। क्या है, पहला इसमें लिखा हुआ है आपके पास ऑटिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग या फिर हम इसका दूसरा नाम हम बोले ऑटिज्म। ठीक है, जब हम चाइल्डहुड साइकेट्रिक पढ़ते हैं, मतलब बच्चों में जो मेंटल इलनेस हो रही है, तो उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे चाइल्डहुड साइकेट्रिक में। तो मेंटल इलनेस हुई है, मेंटल इलनेस किस में हुई है, चाइल्ड एज में। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपने आप में ही खोया रहता है। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी के साथ ज्यादा खेलना, अपने आराम से अपने जो काम होता है वो भी सही ढंग से नहीं कर पाता, बिल्कुल अपने आप में ही खोया रहना। ठीक है, तो ऑटिस्टिक थिंकिंग या फिर ऑटिज्म की अगर हम बात करें कि सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ खुद से मतलब रखना, खुद के काम अच्छे से कर पाना, और कभी कभी तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाना। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग हम दूसरे एक चीज और बोल सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होना।
ठीक है, कि सिर्फ खुद के ही बारे में, खुद के ही ख्यालों में खोए रहना। अब क्या है ऑटिस्टिक थिंकिंग या फिर ऑटिज्म? ये हमारे पास एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और हम इसको कब डायग्नोज कर पाते हैं? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है। 2 साल से पहले हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 2 साल से पहले बच्चा बोल ही नहीं पाता सही ढंग से। वो कुछ टूटे फूटे शब्द ही बोल पाता है, पूरा सेंटेंस अच्छे से नहीं बोल पाता है, ना ही वो कोई भी अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहा है, ठीक है। अभी तक मतलब बच्चा जो है वो डिपेंडेंट है अपनी मदर पे, अपने पेरेंट्स पे। क्लियर है? अभी उसके जो मोटर एक्टिविटी है, उसके जो थॉट प्रोसेस है, वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। बट जब धीरे धीरे बच्चा 2 साल के बाद होता है, 2 साल का हो जाता है, तो उसके बाद हम इस डिसऑर्डर को अच्छे से डायग्नोस कर पाते हैं कि हाँ, बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इश्यू वहां पे हुआ है कि बच्चा इतना चुप क्यों हो रहा है। हम जब बच्चा 1 डेढ़ साल का होता है तब ये सोचते हैं कि हाँ, धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। अभी कम बोलता है, चलो सीख जाएगा, अभी तो एज ही क्या हुई है। बट जब धीरे धीरे बच्चा 2 साल का हो जाता है, तब हमें जाके ये रियलाइज होता है कि यार बच्चा तो बहुत कम बोल रहा है, चुपचाप रह रहा है, अपनी ही मस्ती में मस्त रह रहा है, किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। तो तब जाके हम उसको डायग्नोस करवाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। क्लियर है? तो ये हमारे पास ऑटिस्टिक थिंकिंग या फिर ऑटिज्म के बारे में बात। क्या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, 2 साल की एज में हम इसको डायग्नोस करते हैं। और वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब हम बात करें कि जो ऑटिस्टिक थिंकिंग है, ये आपका 4AS सिम्टम्स में कवर होता है। 4AS दोबारा लिख देते हैं हम इसको। 4AS सिम्टम्स में कवर होता है। अब ये 4AS सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो 4AS सिम्टम्स क्या है? जो डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया में क्या है कि जो साइंटिस्ट थे इगन ब्लोलर, उन्होंने ये सिम्टम्स दिए। उन्होंने बताया कि सीजोफ्रेनिया में ये 4 चीजें तो पाई जाएंगी। ये तो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया दे दिया 4AS का, कि ये 4 सिम्टम्स तो पाए जाएंगे। कौन कौन से ए हैं? 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 ए दिए। पहला आता है उसमें आपके पास ऑटिज्म, या फिर हम जिसको क्या बोल रहे हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग। सेकंड आता है अफेक्टिव ल्यूजनेस। नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास एम्बिवेलेंस। ठीक है। एंड लास्ट आता है अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। ठीक है। तो ये 4 ए जो साइंटिस्ट थे इगन ब्लूलर, उन्होंने दिए। ठीक है। इन 4 एज की मदद से हम क्या करते हैं, ये डायग्नोस करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट में सीजोफ्रेनिया है या फिर नहीं है। ये 4 चीजें तो सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में पाई जाएंगी, कंफर्म है। ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज भी बनते हैं कि 4 AS सिम्टम्स में कौन कौन से आपके जो सिम्टम्स है वो कवर किए जाते हैं। तो ऐसे कई 2-3 क्वेश्चंस बना सकते हैं कि हमें कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है, एक्सेप्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये चारों चीजें हमें याद रखनी है। चारों का मतलब हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। एक का मतलब हम पढ़ चुके हैं, दूसरे का मतलब भी अभी थोड़ी देर में आएगा, तब हम वहां पे जाके इसको क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो पहला, फॉर्मेशन लेवल पे कौन सा डिसऑर्डर होता है? ऑटिज्म। इसमें जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है बच्चों में, या फिर मोस्ट कॉमनली ये हमें सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सेकंड हम बात करें अब प्रोग्रेशन लेवल पे, कि जब एक आइडिया आया, उस आइडिया का फॉर्मेशन हो चुका है, अब वो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेगा। ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब आगे प्रोग्रेस करेगा तो क्या उसमें डिस्टरबेंस हो सकते हैं? जैसे कि हम इसको सपोज करें, हम एग्जाम्पल से समझें इसको। ये आपकी जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो ये अलग अलग स्टेशन पे जाती है। ठीक है। ये काफी सारे स्टेशन हैं बीच में।
एंड लास्ट में आपके पास ये इसका डेस्टिनेशन हो गया। ये आपका सोर्स स्टेशन हो गया, ये डेस्टिनेशन, और ये जो बीच में इसके बाकी जो स्टेशन जो ये कवर करती है। अब जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है, फॉर्मेशन लेवल कहाँ पे होता है? जो सोर्स स्टेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी हुई तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन लेवल पे। अगर बीच में, जैसे सपोज करो यहां से ट्रेन को जाना था यहां तक, ठीक है, अगर बीच में कोई भी डिस्टरबेंस हुआ, कि हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ हो गया, इस स्टेशन पे कुछ हो गया, या फिर रास्ते में कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वो आगे अपने सोर्स स्टेशन को, सॉरी, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे थॉट्स की, कि अगर फॉर्मेशन लेवल आपका ठीक है, बट उसके आगे जब वो आपके थॉट्स आगे प्रोग्रेस करते हैं धीरे धीरे, और अगर उनमें ही कोई बीच में डिस्टरबेंस आ गया, तो हम हमारे फाइनल जो हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा जो कन्वर्सेशन है, वो हमारा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास एक और 4A एज का सिम्टम, एसोसिएटिव ल्यूजनेस। पहला हमने बात कर ली अभी ऑटिज्म के बारे में, दूसरा आपके पास ये आ गया एसोसिएटिव ल्यूजनेस। क्या मतलब होता है एसोसिएटिव ल्यूजनेस का? मतलब इसको हम एग्जांपल से समझें कि क्या मतलब है एसोसिएटिव ल्यूजनेस का। चलिए यहां से हम समझ लेते हैं। तो एसोसिएटिव ल्यूजनेस के बारे में अगर हम पढ़ें, तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अब नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल क्या रिप्लाई करता है कि हाँ मेरा नाम राकेश है। ठीक है, मतलब जिसका जो भी नाम है वो अपना अपना नाम बताएगा। यहाँ पे जो पेशेंट है वो क्या आंसर करेगा? वो ये करेगा, मैंने आज खाने में पनीर की सब्जी खाई, पनीर खाया या पनीर की सब्जी खाई। कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब जो उससे पूछा गया है, जो चीज उसको पूछी गई है, उसके साथ उसका कोई एसोसिएशन ही नहीं कर पा रहा है वो। उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो उस चीज को एसोसिएट ही नहीं कर पा रही है कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया है और मेरे को क्या रिप्लाई करना है। क्लियर है? तो एसोसिएटिव ल्यूजनेस का क्या मतलब है कि जो चीज हमसे पूछी गई है उसको हम आपस में एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, और उसके कुछ भी हम और कुछ भी रिप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया कि हम, मतलब बेसिकली चीज है कि दो चीजों के बीच में हम एसोसिएशन नहीं बिठा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हम नॉर्मली हम अगर और भी अगर बात करें कि जैसे सपोज करो कि आपके जो प्लग्स होते हैं, जो वायर होते हैं, अगर आपने उनमें सही ढंग से एसोसिएशन बिठाया तो जो करंट है वो आगे पास हो जाएगा, और आपका जो भी आपने चालू करना है, कि फ्रिज चालू करना है, लाइट चालू करनी है, वो आपकी चालू हो जाएगी। और अगर तार इधर उधर टच हो गए, इधर उधर आपने कनेक्शन उल्टा कर दिया, तो क्या होगा? आगे जाके ब्लास्ट होगा। तो वही चीज है कि एसोसिएशन बिठाना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही हमारे पास ये यहाँ पे क्या एग्जांपल हो गया हमारे पास, एसोसिएटिव ल्यूजनेस का। ठीक है, कि हम, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो आपको उसका रिप्लाई करना था एक एसोसिएशन के साथ में कि हाँ इसका रिप्लाई ये होगा, बट वहां पे कोई भी एसोसिएशन हमें नहीं देखने को मिलता। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव ल्यूजनेस के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास कौन सा है प्रोग्रेशन लेवल में? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। क्या मतलब है फ्लाइट ऑफ आइडियाज का, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। हम एक बार ना थोड़ा सा ब्रीफ में देख रहे हैं, उसके बाद हम आगे स्लाइड्स में जाएंगे, तो अब और जाके क्लियर कर लेंगे हम इनको। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है कि जो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी जो थॉट्स की जो स्पीड होती है ना, वो बढ़ जाती है, एंड जो स्पीच है, स्पीच वो भी रैपिड हो जाएगा। मतलब बहुत फास्ट बोलेगा,
एंड जो उसके थॉट्स जो आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि क्वेश्चनर ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, चलिए, तो पेशेंट बोलना शुरू करेगा, मैंने आज खाने में पनीर खाया, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव वो है, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, मेरे पापा का नाम ये है। तो क्या भाई, जो चीज पूछी है वो बता। इतनी तेज गति से उसने अपनी ट्रेन दौड़ाई है ना कि सामने वाले को आधी बातें समझ में भी नहीं आएंगी। उसके जो आइडियाज हैं वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे बहुत जल्दी शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। उसके जो आइडियाज हैं बहुत ट्रेन के जैसे या फिर हवाई जहाज के जैसे उड़ाई करेंगे, उड़ान भर लेंगे बिल्कुल स्पीड के साथ कि बस अब तो रुकना ही नहीं है, जो पूछ लिया बोलते जाओ, जो जो दिमाग में आ रहा है सब बोल दो। तो ऐसी खिचड़ी बन जाती है और वो बोलता भी बहुत स्पीड से है। ठीक है, उसके जो आइडियाज हैं वो एक जगह से दूसरे आइडियाज पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। एंड जो उसकी स्पीच जो होती है, जो बोलने की जो स्पीड होगी, वो भी एक बहुत मैक्सिमम लेवल पे बढ़ जाती है। जैसे कि उसके जो आइडियाज हैं वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन से शिफ्ट होके तुरंत अपनी हैबिट्स पे चले जाएंगे, हैबिट्स से शुरू होके वो कहीं पॉलिटिकल में घुस जाएगा, उसके बाद वो हिस्ट्री में चला जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, राजीव गांधी को भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, राजीव गांधी हवाई जहाज में मर गया, हवाई जहाज में मरने की वजह से आज अभी दोबारा अहमदाबाद में हवाई जहाज में हमला हो गया था, वो दोबारा से क्रैश हो गया। तो मतलब एक आइडिया से वो दूसरे आइडिया पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है, चलिए। तो इसको क्या मतलब होता है, ये हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब है राइमिंग बनाना। राइमिंग मतलब वो ऐसे ऐसे सेंटेंस का नाम यूज करेगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करेगा कि एक राइम बन जाएगी। जैसे माई नेम इज जॉन, माई नेम इज जॉन, आई एम ए डॉन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, राइमिंग बन गई, उसने अपना एक राइमिंग बनाया। उस राइमिंग के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, जो सेंटेंस है उसको बोल रहा है। क्लियर है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, राइमिंग। ठीक है, माई नेम इज जॉन, आई एम ए डॉन, व्हेन यू गॉन। तो जो सेंटेंस बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, वो राइम के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो वो क्या कहलाता है, क्लैंग एसोसिएशन। इसमें और भी वो बोल सकता है कि रेट, कैट, पैट, तो कुछ भी वो राइमिंग बना सकता है अपने सेंटेंस में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्लैंग एसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका, थॉट रिटार्डेशन। ठीक है, अब हम थॉट रिटार्डेशन के बारे में पढ़ें कि थॉट रिटार्डेशन क्या होता है। तो थॉट रिटार्डेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि थॉट रिटार्डेशन का मतलब होता है कि उस चीज की कमी होनी। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी, थॉट रिटार्डेशन के बारे में बात कर रहे थे। थॉट रिटार्डेशन में क्या होता है, किसी भी चीज की कमी हो जाना, कुछ भी चीज कम हो जाएगी, रिटार्डेशन का मतलब है कि कम होना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या क्या होता है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना मतलब अपने पास स्टोर करके रख लेना। ठीक है, थॉट ब्लॉकिंग, उसके जो थॉट्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। नेक्स्ट, सरकमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी एंड इनकोहेरेंस। अब इनके क्या मतलब है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास एसोसिएटिव लूजनेस, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि पेशेंट लूजेस द होल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। उसके जो आइडियाज आ रहे हैं उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन वो बिठा नहीं पा रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लूजनेस। किसमें देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया में। अभी हमने बात की थी कि किसका सिम्टम है ये, 4AS का। ठीक है, और 4AS सिम्टम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके सिजोफ्रेनिया में। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। पर्सन क्विकली शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया विद ए रैपिड फ्लो ऑफ स्पीच।
जो अभी हमने बात की कि उसके जो आइडियाज हैं वो हवा में उड़ते हैं, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है, और जो उसका बोलने की जो स्पीड होती है वो भी बहुत तेज होती है। और ये फीचर किसको देखने को मिलता है हमें मेनिया में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन में भी हमने अभी पढ़ा कि वो जो सेंटेंस बोलता है वो राइमिंग के अकॉर्डिंग बोलता है, वो भी हमने पढ़ लिया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, थॉट रिटार्डेशन। अब हमने ये पढ़ना है कि थॉट रिटार्डेशन क्या होता है। जैसे कि क्लैंग एसोसिएशन का एग्जांपल मैं यही लिख देता हूं, माय नेम इज जॉन, आई एम ए डॉन। ठीक है, तो राइमिंग बिठा लेता है। थॉट रिटार्डेशन का क्या मतलब है कि जो उसके जो थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, रिटार्डेड। जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो उसका आईक्यू लेवल है वो कम होने लग जाता है, जो नॉर्मल होता है उससे कम। तो बेसिकली रिटार्डेशन का मतलब है कि नॉर्मल से कम होना। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं पुअर्टी ऑफ थॉट्स। मतलब जो उसके थॉट्स आ रहे हैं उनमें वो क्या है, गरीब है, पुअर्टी। ठीक है, ये किसका फीचर है, डिप्रेशन का। इसको हम क्या बोलते हैं, पुअर्टी ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल से अगर हम समझे कि किसी इंडिविजुअल से उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछी जाए, तो नॉर्मल एक इंसान जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में खुद का नाम बताता है, अपना फादर्स नेम, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस। ये हम नॉर्मल मानते हैं कि हाँ इंडिविजुअल इतना बताता है। क्लियर है? अब यहाँ पे वो उसके जो तब जब थॉट्स रिटार्डेड हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो एक तो वो बहुत धीरे धीरे बोलेगा। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में उसका फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यहाँ पे फ्लो बहुत धीरे होने वाला है, स्लो फ्लो होगा स्पीच का, स्लो स्पीच। एंड जो बोलेगा वो भी बहुत कम कम बोलेगा, अपना पूरा नाम ही नहीं बताएगा। ठीक है, मेरा नाम राकेश है, जो सरनेम लगा हुआ है वो मिस कर देगा, वो नहीं बताएगा। फादर्स नेम हो सकता है कि पूरा ही मिस कर दे, बताए ही ना। क्वालिफिकेशन में कुछ थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन बताई और फिर आगे चुप हो गया, आगे नहीं बता रहा है, क्योंकि उसको आगे सोच ही नहीं पा रहा है, वो उसको और आइडियाज ही नहीं आ रहे कि यार क्या बताऊं। ठीक है, वैसे ही तो कोई भी उससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो उसका जो रिप्लाई करता है, जैसे कि आपको एग्जांपल इसमें हम और भी माने कि क्वेश्चनर ने उससे पूछा कि आज आपने सुबह से क्या किया। ठीक है, आपने अपनी दिनचर्या के बारे में बताओ, तो पेशेंट अपनी दिनचर्या के बारे में बताएगा। जैसे सपोज करो उसने दिन भर में 50 काम किए हैं सुबह से लेके शाम तक, और वो उन 50 में से सिर्फ 20 ही काम बता पा रहा है। मतलब अब उसको आइडिया ही नहीं आ रहे हैं कि यार मैं क्या क्या और काम बताऊं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, थॉट रिटार्डेशन। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग क्या होता है कि बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाना। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाना। ये क्या कहलाता है, थॉट ब्लॉकिंग। जैसे कि पेशेंट से पूछा गया कि हाँ आप अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। या फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एग्जामिनर ने पूछा कि आज आपने क्या किया। ठीक है, उससे पूछा गया कि आज आपने क्या किया, तो वो क्या बताएगा, आज मैंने सुबह में उठा, सुबह उठने के बाद मैंने अपना ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं नहाया, नहाने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर टहलने लगे गया, बस। उसके बाद चुप, म्यूट हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है। मतलब अचानक से उसकी जो ट्रेन थी वो पटरी पे चल रही थी, और चलते चलते उसमें फ्लैट लाइन आ गई, वो बिल्कुल चुप हो गया, अब उसके आगे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। क्लियर है? तो ये क्या कंडीशन कहलाती है हमारे पास, ये कंडीशन कहलाती है पुअर्टी, ओ सॉरी, थॉट ब्लॉकिंग। ठीक है,
क्या हुआ, उसकी जो ट्रेन चल रही थी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी और अचानक से वो वहां पे रुक गया एक जगह पे। अब उसके आगे उसको कोई थॉट्स नहीं आ रहे, उसके आगे वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है, थॉट ब्लॉकिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि उसने अपने जो थॉट्स थे उनको एक जगह पे प्रिजर्व करके रख लिया। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन से उससे पूछा गया, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करें, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। आंसर क्या करेगा, मेरा नाम राकेश है। सही आंसर किया है, अच्छी बात है। जैसे ही उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपने आज क्या किया। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उससे, वो आंसर क्या करेगा, मेरा नाम राकेश है। समझ में आ रहा है अब। थॉट प्रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो वो राइट देगा, एंड उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है उनका वो सेम आंसर करेगा जो उसने पहले क्वेश्चन का आंसर किया। अब आप उससे 2 की जगह चाहे क्वेश्चन 10 पूछ लो टोटल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक चले जाओ, उसका जो आंसर है वो सेम होगा। आपने आज क्या किया, मेरा नाम राकेश है। आपने आज क्या खाया, मेरा नाम राकेश है। आपके दोस्त कौन है, मेरा नाम राकेश है। ठीक है, आपने आज दवाई ली, मेरा नाम राकेश है। मतलब कितने भी उससे क्वेश्चन पूछ लो उसका सेम ही रिप्लाई रहने वाला है, क्या, मेरा नाम राकेश है। मतलब उसका जो एक थॉट था, उसने उस थॉट को अपने पास स्टोर करके रख लिया है कि हाँ मुझे तो यही चीज बोलनी है बार बार। क्लियर है। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है आपकी, थॉट प्रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, सरकमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये दोनों हमारे पास थॉट के ही डिसऑर्डर हैं। ये हम कवर करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि डिरेलमेंट होना। डिरेलमेंट, डिरेलमेंट का मतलब है कि अपनी पटरी से उतर जाना। सरकमटेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में क्या होता है कि पेशेंट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उससे आपने कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, जैसे ही आपने उससे क्वेश्चन पूछा उसने क्या शुरू किया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं कि फालतू की बकवास करने के बाद उसने आंसर दे दिया, या फिर आंसर नॉट गिवन। यही हो सकता है। आपने उससे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। वो क्या बताएगा, मैंने तो पढ़ाई की है, मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं तो उसके आगे स्कूल ही नहीं गया, हमारे गांव में तो बहुत पानी भरा रहता है, तालाब है, हमारे गांव में भैंस रखी हुई है। ठीक है, मैं तो वहां पे घूमने गया था और वहां पे मैंने समोसे खाए, वहां पे मैंने ये खाया, उसके बाद मैं वहां से फिर अपने दोस्त के घर चला गया, मेरा नाम तो राकेश है। उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसने पहले तो घुमाया इधर उधर, पता नहीं क्या क्या चीज बोल दी और फाइनली उसने अपना आंसर बता दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो अननेसेसरी आंसर जो इंफॉर्मेशन है वो ही देता रहे, अपने आंसर्स तक पहुंचे ही ना। आप उससे आधे घंटे तक बात कर रहे हो बट उसने अपना नाम नहीं बताया और दुनिया भर की बकवास उसने कर ली है। तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो दोनों चीजें यही है हमारे पास। सरकमस्टेंशियलिटी का मतलब है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के बाद रीच एट गोल, मतलब जो उसका उद्देश्य था, जो उसका क्वेश्चन हमने पूछा, वो आंसर वो बता देता है। एंड टेंजेंशियलिटी में वो आंसर नहीं बता पाता, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है,
तो ये दोनों कंडीशंस हमारी क्या कहलाती हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी। इतना समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इनकोहेरेंस। क्या मतलब होता है इनकोहेरेंस का, वो भी हमें समझना है अभी। तो अभी तक हमने क्या क्या डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, अगर हम उनके बारे में बात करना चाहें तो अभी तक हमने जो डिसऑर्डर्स पढ़े वो हम थॉट के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम उसके बारे में देखें। कहाँ पे गया ये, हमारे पास एसोसिएटिव लूजनेस हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज हम पढ़ चुके हैं, क्लैंग एसोसिएशन हमने पढ़ चुके हैं, थॉट रिटार्डेशन भी हम पढ़ चुके हैं, एंड उसके अलावा हम थॉट प्रिजर्वेशन भी पढ़ लिया है, थॉट ब्लॉकिंग भी पढ़ लिया है, सर्कमस्टेंशियलिटी भी, टेंजेंशियलिटी भी एंड इनकोहेरेंस। अब हम कहाँ पे थे, इनकोहेरेंस पे। तो इनकोहेरेंस में क्या है कि क्या होता है पेशेंट के बारे में वो हम देखें कि इनकोहेरेंस में वो, जैसे कि हमने जो बात की थी, कौन से टॉपिक में बात की थी, एसोसिएटिव लूजनेस में। याद है सभी को कि एसोसिएटिव जो लूजनेस था उसमें हमने क्या बात की थी, एसोसिएटिव लूजनेस में हमने ये बात की थी कि वो एसोसिएशन नहीं बिठा पाता है चीजों के बारे में। ठीक है, तो वैसा ही सेम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इनकोहेरेंस में भी क्या होता है, वो इररिलेवेंट आंसर करता है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस और आंसर में कोई भी समानता हमें देखने को नहीं मिलती है। जब एसोसिएटिव लूजनेस की अगर हम बात करें और इनकोहेरेंस की बात करें कि सर ये तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं, दोनों में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है कि एसोसिएटिव लूजनेस में वो थोड़ा बहुत एसोसिएशन बिठा रहा है। हमें वहां पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लूजनेस, मतलब लूज हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ गया है। ठीक है, समझ रहे हैं कि जो जिस बंधन से आप बंधे हुए थे वो बंधन हल्का सा लूज हुआ है, जबकि इनकोहेरेंस में क्या होता है, वो बंधन बिल्कुल तरीके से टूट जाता है। अब आया समझ में? दोनों लगभग लगभग सेम है आपके, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो इनकोहेरेंस है उसमें कंप्लीट आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट रिप्लाई मिलता है, इररिलेवेंट आंसर मिलता है, जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है, एसोसिएटिव लूजनेस में आपको थोड़ा बहुत रिलेशन वहां पे देखने को मिल सकता है, जो एसोसिएशन था वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास इनकोहेरेंस के बारे में। तो ये जो डिसऑर्डर्स थे वो हमने कहाँ पे पढ़े, फॉर्मेशन सॉरी प्रोग्रेशन लेवल पे। तो दो प्रकार से हम पढ़ चुके हैं, पहला फॉर्मेशन लेवल एंड सेकंड प्रोग्रेशन लेवल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट लेवल की, कि अब आपके जो थॉट्स हैं वो सारे बन चुके हैं, आइडियाज मिक्सअप हो चुके थे, अब उसके बाद आपके पास क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला इसमें आपके पास लिखा हुआ है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव थॉट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फोबिया। फोबिया में क्या होता है, इरेशनल फियर। ठीक है, एंड डेल्यूजन में क्या होता है आपके पास, फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ्स। तीनों चीजें समझ में आई। ऑब्सेशन में क्या हो रहा है, रिपीटेटिव थॉट्स, उसके जो थॉट्स हैं वो बार बार आएंगे एक ही चीज को लेके। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई मेरे हाथ गंदे हैं, हर 5 मिनट में उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मुझे इनको धो लेना चाहिए। फोबिया, फोबिया क्या है, इरेशनल फियर। इरेशनल फियर का मतलब है कि जिसका डर बनता ही नहीं है फिर भी उस इंसान को डर लगना। एग्जाम्पल हम लें कि सपोज हम, शेर से सभी को डर लगता है, ठीक है, हमें भी डर लगता है, चाहे वो बीमार है इंसान या नहीं है उसको लगेगा डर। बट अगर हमें शेर का कोई टेडी दिया जाए, कोई खिलौना दिया जाए, या फिर हम टीवी में शेर देखें तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम नहीं भी डरते हैं। बट
ये जो इंडिविजुअल है ये क्या होगा, अगर इसने टीवी में भी शेर देख लिया या कहीं कोई पोस्टर लगा हुआ है शेर का और इसने पोस्टर में भी शेर देख लिया, तो भी ये क्या डर हो जाएगा, इसको बहुत एंजाइटी होने लग जाएगी, इसको जनरलाइज एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो वो उसको क्या कहते हैं हम, फोबिया। इरेशनल मतलब जहां पे जिसका कोई रेशनल बन ही नहीं रहा है, उससे उसको डर लगना। क्लियर है। नेक्स्ट हाइपोकॉन्ड्रेसिस के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, डेल्यूजन, फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ, बिल्कुल फिक्स हो गए हैं और जो गलत है, फॉल्स है। जैसे मैं ही भगवान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, मैं बहुत बलवान हूं, मैं तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, मेरी टक्कर में कोई भी नहीं है, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो प्रधानमंत्री के साथ रोज चाय पीता हूं। तो ये सारे क्या हैं, फिक्स हो चुके हैं उसके आइडियाज। वो जो सोच रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य है। क्लियर है। चलिए, डेल्यूजन के बारे में हम एक अलग से क्लास लेंगे, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके जो टाइप्स हैं वो भी काफी ज्यादा है, तो इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे पास डेल्यूजन के ऊपर ही हम बनाएंगे, डेल्यूजन के ऊपर ही नेक्स्ट क्लास लेंगे, जिसमें कि आपको जितने भी टाइप्स ऑफ डेल्यूजन है उनके बारे में बताएंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है। जो आपका ऑब्सेशन है कंटेंट लेवल में, ऑब्सेशन में भी हमने क्या बात की कि रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, इसकी भी हमारे पास ये अलग से डिसऑर्डर है, वहां पे हम इसकी और अच्छे से बात करेंगे। फोबिया, ये भी हमारे पास अलग से टॉपिक है, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका मतलब है वो हम बता चुके हैं यहाँ पे। एंड डेल्यूजन, ये भी हमारे पास एक अलग से टॉपिक, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होने को, ये भी हमारे पास एक अलग से टॉपिक है। पर इसके बारे में भी जैसे बाकी तीन चीजों के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चीज जानी, तो हम इसको क्यों छोड़े, वरना ये नाराज हो जाएगा कि यार तीन चीजों के बारे में तो बता दिया, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, मेरे से क्या दुश्मनी थी। तो इसके बारे में भी बता देते हैं। तो इसके बारे में मतलब ये है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हम पहले भी हमने क्लास में बात की है, डॉक्टर शॉपिंग आया था, ये वर्ड याद है किसी को, अच्छी बात है, याद है तो, नहीं है तो दोबारा सुन लीजिए। डॉक्टर शॉपिंग करता है पेशेंट, क्या मतलब है डॉक्टर शॉपिंग करने का, डॉक्टर शॉपिंग करने का मतलब ये है कि आज इस डॉक्टर के पास, कल उस डॉक्टर के पास, परसों उसके पास, मतलब शहर में क्या, शहर से बाहर भी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सबको कवर कर लेता है, बट उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका कोई एक बहुत बड़ी बीमारी उसको हो गई है और वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअल में उसको बीमारी होती है, बट वो बीमारी बहुत छोटी सी होती है, हल्का सा सिम्टम माने हम, बट पेशेंट ऐसा परसीव कर लेता है कि मेरे तो कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई है कि अब मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा। जैसे कि सपोज करो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, और हमारा हार्ट बंद करने लग जाता है, हार्ट बंद करने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ठंडा खाते हैं, या फिर जो एंटासिड टैबलेट है वो हम ले लेते हैं, यही होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट यहाँ पे पेशेंट को एसिडिटी हुई, वो टेंशन में आ जाएगा कि यार मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला है, मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा। वो सारे टेस्ट करवा लेगा अपने, ईसीजी, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, हार्ट के और भी जो इको है, 2D इको है, जो मतलब जितने भी वो सोच रहा है वो सारे करवा लेगा। पहले डॉक्टर के पास जाएगा कि साहब मेरे को तो बहुत घबराहट होती है और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आएगा। डॉक्टर ने सारा चेक किया, सारे इन्वेस्टिगेशंस उसने देखे, इन्वेस्टिगेशन सारे उसके नेगेटिव, वो क्या कहेगा, तुम तो ठीक हो, वो मानेगा ही नहीं, यार ये तो डॉक्टर पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं मान रहा इसकी बात, ये शायद खुद ही पागल लग रहा है, मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला है, ये कह रहा है नॉर्मल है, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो मर जाऊंगा। वो फिर वहां से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरे डॉक्टर को भी सेम बताएगा कि साहब मेरे को नहीं बहुत जलन हो रही है और मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को तो हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे जो दादाजी थे उनको भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पड़ोस में एक जो आदमी थे उसको भी ऐसा ही हुआ था और वो मर गया था, तो मैं भी मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने भी चेक किया,
उसने भी सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखे। इस बार वो प्राइवेट डॉक्टर के पास चला गया था, तो जो इन्वेस्टिगेशन वो लेके गया वो तो देखे ही देखे, जो नहीं थे उसके पास डॉक्टर साहब ने वो भी कर लिए कि यार चलो ठीक है, आया है तो मैं भी और तो कर लूं। जब पेशेंट खुद ही आ रहा है कि हाँ भाई मेरे तो करो इन्वेस्टिगेशन, जांचें करो, तो डॉक्टर साहब को तो और क्या चाहिए। तो वो भी और बाकी इन्वेस्टिगेशंस कर लेगा, सीटी स्कैन करवा देगा, एमआरआई करवा देगा, बट रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। पेशेंट को बताएगा कि यार भाई तू तो ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो तो मानने वाला तो है ही नहीं ना। उसको तो यही लग रहा है कि हाँ मेरी जो कंडीशन है बहुत सीवियर है, मैं तो मरने वाला हूँ। तो वही चीज क्या कहलाती है, हाइपोकोन्ड्रियासिस। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर सोप, डॉक्टर सोपिंग। मतलब एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं होना और अपनी प्रॉब्लम्स को हर किसी डॉक्टर के पास लेके जाना और सॉल्यूशन ढूंढना ही क्या कहलाता है, डॉक्टर सोप। क्या लिखा हुआ है, इन दिस पर्सन इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड हिज फिजिकल डिसऑर्डर, द पर्सन थिंक्स दैट ही इज हैविंग ए मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर विद ए माइनर सिम्टम्स। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अपनी फिजिकल इलनेस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है, एंड उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई ना कोई बहुत भयंकर बीमारी हुई है जिसकी वजह से वो मर जाएगा, जबकि एक्चुअल में उसको बहुत माइनर सा सिम्टम होता है और जो थोड़ी देर में आराम से रिजोल्व भी हो जाता है। बट पेशेंट उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्लियर है। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़े थॉट के डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल एंड कंटेंट लेवल, तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो किस पे बेस होगी, डेल्यूजन पे। ठीक है, तो डेल्यूजन के जितने भी टाइप्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को प्यार देने के लिए। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप तक लेके आए। बने रहिए नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और देखते रहिए डेली शाम को 6 बजे लाइव एमसीक्यू सेशन, जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। आने वाले एग्जाम जो भी आपका एसजीपीजीआई हो, केजीएमयू हो या फिर जीएमसीएच का अभी होने वाला 29 जून। ओके, थैंक्स।